वेलकम बैक टू यूनिक क्लासेस। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कंप्लीट इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कंप्लीट पॉलिनोमियल चैप्टर समझ में आ जाएगा, जिससे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लगभग आते ही आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक पॉली और दूसरा नोमियल। तो पॉली मीन्स हमारा होता है मैनी। ओके, और अगर हम लोग बात करें नोमियल्स, तो नोमियल्स मतलब होता है नेम। ओके, तो मैनी का मतलब एक तरीके से काउंटिंग हो गया कि कितने हम काउंट कर सकते हैं। ओके, जैसे एक स्कूल होता है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो हम लोग वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ मैनी स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए वो क्या हो गया, एक तरीके से पॉली वर्ड हो गया। नोमियल्स का मतलब नेम, यानी कि जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चों से मतलब बच्चे क्या हो गया, एक नेम हो गया। तो ऐसे ही जब मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, नेम के साथ नंबर यूज़ करते हैं, यानी कि मैनी मतलब आपके पास क्या हो गया, कोई ना कोई नंबर रहेगा, और नेम्स का मतलब कोई ना कोई आपके पास अल्फ़ाबेट रहेगा। ठीक है, तो जब नंबर और अल्फ़ाबेट मिल जाते हैं तो वही मैथमेटिक्स में आपका क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल्स बन जाता है। ओके, अब अगर हम लोग अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट आपके जो होते हैं, जैसे हमारे पास एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, तो इनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या नहीं होती, इज़ नॉट फिक्स्ड। तो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जो चेंज होते रहते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें नंबर की, तो वेरिएबल्स मैंने बता दिया आपको, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब अगर मैं नंबर की बात करूं तो यहाँ पर नंबर दो तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। एक नंबर आपका जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और एक नंबर आपका कहलाता है कोफिशिएंट। ओके, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो ये हमारे पास एक नंबर ही होता है। ओके, नंबर विदाउट वेरिएबल। तो नंबर विदाउट वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और अगर नंबर किसके साथ हो, विद वेरिएबल के, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इधर लिखा 5 6 7, अगर कुछ इस टाइप का नंबर है तो कांस्टेंट रहेगा, और कोफिशिएंट कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने इधर लिखा 5x, तो 5x का मतलब क्या हो गया, 5 इधर वेरिएबल के साथ है तो 5 यहाँ कोफिशिएंट हो गया और x वेरिएबल हो गया। ऐसे ही अगर मैं 7x² लिखता हूँ तो 7 क्या हो गया, एक नंबर हो गया, x² हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 7। तो जो नंबर जुड़ा होता है किसी भी वेरिएबल से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। होप आप लोगों को समझ आया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। ये तीन टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो होप सो आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। कांस्टेंट एक नंबर होता है हमारे पास, वेरिएबल एक अल्फ़ाबेट होता है, और ये क्या होता है, मिक्सिंग होता है किसका, मिक्सिंग ऑफ नंबर प्लस अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स और उनको मिला देते तो वो क्या बन जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है। डन। चलिए आगे अगर हम लोग देखें कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या होते हैं, तो दो तरह के पॉलिनोमियल्स हमारे पास होते हैं। एक तो जो कि बेस्ड ऑन टर्म्स होता है, टर्म्स का मतलब होता है पार्ट। ओके, और दूसरा होता है डिग्री। तो डिग्री सिंपली आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। तो एक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम
हाईएस्ट पावर दिख रही होती है ऑफ किसकी, वेरिएबल। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की जो दिख रही होती है वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री। तो नंबर ऑफ टर्म्स या पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करें तो पार्ट्स हमेशा क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड बाय या तो पॉजिटिव साइन से या फिर निगेटिव साइन से। जैसे अगर मैंने इधर लिखा 2x + 3, तो यहाँ पर एक मैंने प्लस यूज़ कर लिया तो एक टर्म मेरे पास 2x हो गई और एक टर्म मेरे पास 3 हो गई। ऐसे ही मैं लिख दूँ 4x² + 5x - 7, तो यहाँ पर एक, अगर हम लोग बात करें तो एक मेरे पास ये प्लस हो गया और एक ये मेरे पास माइनस हो गया, तो मेरी एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो इधर 3 टर्म हो गई, ऊपर वाले में 2 टर्म थी और इधर कितनी हो गई, 3। तो ये सेपरेटेड होते हैं प्लस या माइनस से। ओके, अगर हम बात करें हाईएस्ट पावर के बेसिस पे, तो जैसे अभी मैंने ये लिखा है इधर 4x² + 5x - 7, तो यहाँ पे 4x की पावर कितनी है, 2, और इधर कितनी है, 1x की पावर। तो वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ x है दोनों केस में, दोनों टर्म्स में इसके पास x है ही नहीं 7 के पास। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाईएस्ट पावर यहाँ पर x की कितनी दे रही है, 2, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा कि टर्म्स क्या होती है और डिग्री क्या होती है। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें तो हम लोग इनके टाइप्स देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स हमारे होते हैं। तो जहाँ पर आपके पास ओनली 1 टर्म होती है या पार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। जैसे मैं इधर लिख दूँ 2x, कोई माइनस प्लस ना हो, ठीक है, 3, 5x, ठीक है, 7x², तो अगर ऐसे लिख देता हूँ तो ये सब क्या है, मेरे मोनोनोमियल्स हैं। बाइनोमियल्स में अगर हम बात करें, जैसे मैं इसे लिख दूँ 2x + 3, तो यहाँ पे एक प्लस का साइन आने से दो अलग अलग नंबर दिखने को मिल रहे हैं, एक 2x और एक 3, तो इसलिए क्या हो गया, बाइनोमियल। ऐसे ही मेरा 5x + 8x² - 7, तो ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर मेरे को सॉरी, ठीक है, 5x + 8x², तो ये मेरे पास क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हो गए, एक 5x और एक 8x²। ऐसे ही ट्राइनोमियल की बात करें तो ट्राइनोमियल आपका कैसा होता है, जैसे अगर मैं लिख दूँ 5x² + 7x - 6, तो ये कैसा हो गया मेरे पास, ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आ गई, एक 5x², एक 7x और एक 6। ठीक है, और पॉलिनोमियल अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स मेरे को देखने को मिलती है तो यहाँ पे ओनली 1 टर्म होती है, यहाँ पे 2 टर्म्स होती है, यहाँ 3 होती है, और यहाँ पर क्या होती है, मोर देन 3, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। डन। इसी के बाद डिग्री के बेसिस पर एक आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ओनली आपका कोई भी एक नंबर हो सकता है, जैसे मैंने कहीं पर भी लिखा 8, 9, ठीक है, या 25, 17, तो ये सब क्या हो गए, मेरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो गए। दूसरा मेरे पास लीनियर वाला आता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पावर की बात करूँ तो यहाँ पे पावर 0 होती है, कोई पावर नहीं होती, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है, तो उसकी पावर क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। जैसे मैंने इधर लिखा है 2x + 3, तो सेम ऐसा ही अगर मैं इधर लिख दूँ 2x + 3, तो यहाँ पर पावर कितनी हो गई, x की 1, तो वेरिएबल की जितनी पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं, अभी पीछे भी बताया मैंने। तो आपके पास क्या हो गया, 2x की पावर 1 + 3, तो ये पॉलिनोमियल्स हमारा कैसा हो गया, लीनियर। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, जिसकी पावर 2 होगी, जैसे मैंने इधर ये वाला लिखा है, तो 5x² + 7x - 6, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो जहाँ हाईएस्ट पावर 2 होती है वो आपका क्वाड्रेटिक हो जाता है, और जहाँ हाईएस्ट पावर आपकी क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, वो आपका क्या हो जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, आपके पास मेनली जो आपके इस चैप्टर में घूमेगा, पूरा का पूरा चैप्टर जो आसपास रहेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा कुछ ऐसा होता है जिसकी पावर कितनी होती है, 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है। ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। तो इसमें दे रखा है, जैसे फाइंड द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और इनमें आपको डिग्री बतानी है।
ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसके पावर हाईएस्ट पावर x की अगर मैं बात करूँ तो x की यहाँ पे पावर 5 है और x की पावर 4 है। तो क्योंकि मैं हाईएस्ट वाली चूज़ करता हूँ तो हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 5। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। ओके। इधर देखें तो इधर y वेरिएबल दे रखा है, तो y की हाईएस्ट पावर इधर कितनी है, 8। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री इसकी कितनी हो गई, 8। ये वाला आपका क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 0। क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0। ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे हो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल और विच आर नॉट। वन वेरिएबल का मतलब उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, x है तो x ही रहे, y है तो y रहे। ऐसा ना हो कि अगर मेरे पास x और y दोनों एक साथ आ जाएं, तो अगर ये एक साथ आ जाएंगे तो ये वेरिएबल वन में नहीं रहेगा, टू वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओनली हमारे पास x है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वन वेरिएबल हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पर ओनली y है तो वन वेरिएबल हो गया। यहाँ पे हमारे पास t है तो ये हमारे पास क्या हो गया, वन वेरिएबल हो गया। ओके। इस इधर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास कैसा हो गया, वन वेरिएबल हो गया। इधर की अगर मैं बात करूँ तो इसके पास क्या है, x भी है, y भी है, t भी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तीन वाला हो गया। ये एक वेरिएबल का नहीं हो गया, तीन वेरिएबल का हो गया। होप सो आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब बात कर रहा है कोफिशेंट को, समझते हैं कोफिशेंट क्या होता है। तो वो बोलेगा कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इट मीन्स हमें कुछ नहीं देखना, अगर हमारे पास कुछ भी है तो सिर्फ मुझे वो देखना है जिसमें एक्स की पावर 2 जुड़ी हुई है। जैसे इधर देखो, इधर एक्स की पावर इसके साथ जुड़ी हुई है, एक्स की पावर इसके साथ जुड़ी हुई है, एक्स की पावर इसके साथ जुड़ी हुई है, और इधर एक्स की पावर है ही नहीं। तो ये तो मैं बताऊंगा ही नहीं, बताऊंगा। तो इधर अगर मैं देखूं तो इसका कोफिशिएंट, क्योंकि एक्स की पावर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ क्या होता है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 1। इधर बात करें तो ये इधर कितना हो गया, -1, क्योंकि -1 लिखा है। इधर देखें तो π/2 लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया मेरे पास, π/2 हो गया। ओके। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर इसमें डिग्री देखूँ मैं तो हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी डिग्री 1 हो गई, और इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। अभी होप मैंने ऊपर समझा दिया। तो आई थिंक आपको इन क्वेश्चन से क्लैरिटी आ गई होगी कि कौन सा आपका कैसा होता है। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी, क्लासिफिकेशन एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो लीनियर वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, और क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो 2 और 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक। क्यू से मैं क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एल से लीनियर को, और पी से पोलिनोमियल को, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल को। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 और 3 है, तो यानी कि ये कैसा हो गया, क्यूबिक हो गया। तो क्यूबिक को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्यूबिक हो गया। इधर देखो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये मेरा कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक। ये देखो इसमें हाईएस्ट पावर सिर्फ वेरिएबल की ही पावर देखते हैं, तो 1 है, तो ये कैसा हो गया, लीनियर। इसकी भी पावर 1 है तो लीनियर, इसकी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और इसकी पावर की बात करें तो हम लोग ये कितनी हो गई, 3, यानी कि क्यूबिक। ओके। तो ये हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसको हम लोग कैसे बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि जो मेरे पास पोलिनोमियल होता है, उस पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो सिंपली ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने देखा था को क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी रहती है, 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अभी मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट होता है, तो जिसकी पावर 2 होती है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करें तो आपके पास ax² प्लस bx+c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ओके, जहाँ पर a कहलाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x², b कहलाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x,
और सी आपका कहलाएगा कांस्टेंट। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि किसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। तो ए बी सी आपके क्या हो गए, ये नंबर ही हैं वैसे तो, बट इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वेरिएबल के साथ जुड़ा होता है वो कोफिशिएंट होता है, और जो अकेला नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास ऐसी होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, अब यहाँ पे क्या आता है, आपसे पूछेगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा वो आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो उससे वो क्या पूछेगा, आपसे बोलेगा कि इसकी क्या निकालो, जीरोज निकालो। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस चीज़ें की हैं 9th क्लास तक, वो हमने क्या किया है, वैल्यू ऑफ एक्स निकाली थी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में हम लोग ऐसे निकाल देते थे, जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रख देते थे, तो 3 उधर चला जाता था तो क्या हो जाता था, -3, और x इधर मल्टीप्लाई कर रहा होता था, उधर डिवाइड कर देता था, क्या हो जाता था। तो ये हमारे पास क्या होती थी, वैल्यू आ जाती थी किसकी, ऑफ एक्स। ठीक है, तो अभी तक हम इसको वैल्यू ऑफ एक्स बोल रहे थे, अब हम उसको क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे। आई बात समझ में। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसमें एक्स की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जीरो। तो अगर मैं अपनी इसी इक्वेशन को क्या लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू क्या लिख दूँ, जीरो। तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, अब क्या निकलेगी, जीरोज़। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जीरोज़ आपकी क्या होती है। तो ध्यान रखना, जीरोज़ हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स ही होती है, पर हम लोग अब 10th क्लास में उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स ना बोलकर क्या बोलते हैं, जीरोज़ बोलते हैं। अब ये जो जीरोज़ है हमारे पास, ये दो जीरोज़ रहेंगी, एक जिसको बोलोगे आप अल्फ़ा और एक आप जिसको बोलोगे बीटा। ओके, हमारे कोर्स में दो ही हैं, अल्फ़ा और बीटा। एज दस CBSE सिलेबस तो ओनली अल्फ़ा और बीटा ही हमारे सिलेबस में है, गामा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अल्फ़ा को हम लोग कुछ इस टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और बीटा को कुछ इस टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी आपको अल्फ़ा और बीटा देखने को मिलेगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका जीरोज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये बातें ध्यान रखना, जीरोज़ का मतलब क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ एक्स होता है। डन। और दो तरह की होती है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो अल्फ़ा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सिंबल, और बीटा के लिए ऐसा सिंबल यूज़ करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि हमेशा जिसकी जितनी ज़्यादा डिग्री होगी, ओके, किसी की जितनी भी डिग्री होगी उसकी एक्स की वैल्यूज़ यानी कि जीरोज़ भी उतनी ही होंगी। तो अगर सपोज़ करो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसलिए इसकी जीरोज़ भी कितनी होगी 2, इसीलिए हम अल्फ़ा और बीटा की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि कुछ हमसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कराता है पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो भी मैंने बताया जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ किसी भी चीज़ को तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर ये ओरिजिन होता है ओ, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है, ये वाला मेरा एक्स डैश एक्सिस होता है, और ये वाला मेरा वाई डैश एक्सिस होता है। हम मानते हैं इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, हम मानते हैं इधर सारी नेगेटिव होती है, ऐसे ही वाई में भी पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट साइड होते हैं। अब यहाँ पे देखो उसने कहा वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स कहाँ पर मिलेगी, ओनली एक्स एक्सिस पर ही मिलेगी, वाई पे तो मिलेगी नहीं। तो इट मीन्स मेरे को जब भी वो बोलेगा कि भाई जीरोज़ बताओ, तो बस मेरे को ये देखना है कि मेरा ग्राफ जो भी उसने दे रखा है वो एक्स को कितनी बार कट करता है। ठीक है, तो मेरे को अगर ये पूछेगा जीरोज़ क्या होती है, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, तो बस मुझे एक ही बात ध्यान में रखनी है कि हाउ मैनी टाइम्स ए लाइन क्रॉसेस या फिर पासिस अ एक्स एक्सिस। ठीक है, ओनली एक्स एक्सिस को देखेंगे, वाई पे वो चाहे जितनी बार क्रॉस कर रहा हो डजेंट मैटर, सिर्फ बस हमें ये देखना है
कि कितनी बार वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो वही क्या होगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, जैसे देखो हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से पूछा जाता है कि ये एनसीईआरटी से ही है आपका। ओके, तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ही ये क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछता भी है कि लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ईच ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स। इस पी एक्स का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स होता है। ओके, तो वेयर पी एक्स इज़ अ पोलिनोमियल, देखो ये बोल भी रहा है कि पी एक्स क्या है, इज़ अ पोलिनोमियल, तो पी फोर पोलिनोमियल होता है, और वेरिएबल जो भी होता है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको पी वाई, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, पोलिनोमियल ऑफ वाई, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन आपको वाई की टर्म में देखने को मिलेगा। उसमें सिर्फ वेरिएबल कौन सा रहेगा, आपका वाई रहेगा। तो अगर आप देखो, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, तो पी एक्स मतलब वैल्यू ऑफ एक्स आपको बतानी है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि जब भी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पूछेगा तो मुझे क्या देखना है कि वो कितनी बार कट कर रहा है एक्स को, एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे देखो इसने एक बार तो एक्स को इधर कट किया, एक मिनट में कलर थोड़ा रेड कर लूँ। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया आपके पास, दो जगह उसने क्या किया, कट किया, तो यहाँ पे जीरोज़ का नंबर कितना हो गया, 2। ऐसे ही इधर उसने एक्स को यहाँ पे कट किया, एक्स को यहाँ पे कट किया, तो दो जीरोज़ आपकी ये हो गई। वाई को कट करेगा, डजेंट मैटर, वाई मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, सिर्फ ओनली एक्स एक्स मेरे को देखना है। यहाँ पे देखो ओनली सिर्फ 1 पॉइंट इस टाइप का, जब यू टाइप ओनली टच कर रहा होगा, उसने लिख भी रखा है ए पॉइंट है, तो आप बस पॉइंट भी काउंट कर लोगे तो भी जीरो पता लग जाएगी। यहाँ पे पॉइंट ओनली 1 ही है, तो इसलिए ये कैसा हो गया मेरे पास, 1 जीरो। इधर भी 0.1 ही दे रखा है, तो ये भी 1 जीरो हो गया। इधर देखो उसने एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच किया ही नहीं है, वो ऊपर वाई को टच कर रहा है, तो इसमें कोई ज़ीरो मेरी नहीं होगी। इधर भी देखो उसने कहीं किसी को टच नहीं किया, तो इधर भी मेरी ज़ीरो नहीं होगी। यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ इस पॉइंट पे उसने टच किया है, बाकी कहीं एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, तो इसके पास 0 1 हो गई। इधर देखो, इधर उसने यहाँ पे टच किया एक्स को, यहाँ पे टच किया एक्स को, यहाँ पे टच किया, तो 3 जगह किया, तो इसकी जीरोज़ कितनी हो गई, 3। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अगर इसको देखें तो ये एनसीईआरटी का ही आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से ही एग्जाम्पल दे रखा है। तो आप लोग देख लीजिए कि एनसीईआरटी, ठीक है ना, पेज नंबर कितने पर होगा, 17 पर। तो यहाँ पे देखिए इसके पास ओनली 1 जीरो होगी क्योंकि एक्स को एक ही बार कट किया है। यहाँ पे आपके पास 2 जीरो होगी क्योंकि 2 बार कट किया है। यहाँ पर आपको 3 बार कट किया हुआ दिख रहा है। इधर ओनली 1 टाइम्स कट किया है। ओनली एक्स देखेंगे, वाई पे हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे मैंने बोला ही है, यू टाइप में हमेशा सिर्फ क्या रहेगा, 1। इसमें देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे जीरोज़ कितनी हो गई, 4। ओके, तो हमें बस ये देखना है कि वो एक्स पे कितनी बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है। चलिए, एक एनसीईआरटी में को एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ यही एक क्वेश्चन दे रखा है सेम, कि आपका ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब पोलिनोमियल ऑफ एक्स है, मतलब पूरा पोलिनोमियल एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़ आपको निकालनी है। तो इसने y को कट, मतलब इसने y को कट कर रखा है लाइन ने, बट x को कट नहीं किया, तो जीरोज़ नहीं होगी। यहाँ पे इसने बस एक बार कट किया तो 0 1 होगी। इधर इसने 2 3 टाइम्स कट किया है तो 3 हो गई। इधर इसने 2 बार कट किया है तो 2 हो गई। इधर देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे जीरोज़ 4 हो गई। इधर देखो 1, जो सिर्फ यू टाइप होता है इसका मतलब 1 ही होता है, तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो ये 1 2 3, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 3 जीरोज़ मिल गई। होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में जीरोज़ होती क्या है और ग्राफिकली हम जीरोज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें। तो मैंने अभी बताया था, क्योंकि मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो होती हैं, एक मेरी अल्फ़ा और एक मेरी बीटा, जिनको इन सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। तो वो कह रहा है कि क्या रिलेशनशिप होता है। तो अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसे मैं पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो मेरे पास क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मेरे पास किसकी, मेरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, जीरोज़ निकालते हैं, तो जीरोज़ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा और बीटा और साथ में रिलेशन, ठीक है। तो वो बोलेगा यहाँ पर क्या करेगा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब इन ए बी सी की वैल्यूज़ की बात करेगा। तो ध्यान रखना, दो वर्ड यूज़ करेगा वो रिलेशनशिप में। एक आपसे बोलेगा सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज़ की अगर हम लोग बात करें तो सम ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या हो गया, एक जीरो मेरे पास अल्फ़ा एक बीटा, तो दोनों को जोड़ दो। तो सम ऑफ जीरोज़ का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा आपका किसके होता है, माइनस बी बाई ए के होता है, यानी कि माइनस बी इसका लेना है और ए इसका लेना है। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है आपका, सम ऑफ जीरोज़। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या बताएगा हम लोगों को, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को सीधा अल्फ़ा इंटू बीटा ही लिख देते हैं, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है बीटा में, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सी अपॉन ए। तो एक ये रिलेशनशिप हमारी होती है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा बीटा आपका क्या होता है, सी बाई ए होता है, ओके। चलिए, तो अब अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी से ही, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग जीरोज़ निकालते हैं और कैसे इस जो रिलेशन अभी हमने देखा सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं या वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो देखो उसने कहा है फाइंड द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसने जो दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ओके। तो यानी कि ये मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक पोलिनोमियल दे रखा है और इसके आपको क्या करना है, जीरोज़ फाइंड करनी है। तो जीरोज़ फाइंड कैसे करते हैं वो इसीलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ताकि इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, जीरोज़ निकालते हैं। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ओके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। और ये फैक्टराइजेशन जो करेंगे वो करेंगे हम लोग किसके बेसिस पर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर। तो 9th क्लास में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा भी होगा, ओके। और साथ ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर कर रखी है अपने चैनल के ऊपर, यूनिक क्लासेस चैनल के ऊपर, तो जाके आप देख लेना कि मैंने वहाँ पे एक मिडिल टर्म को कैसे हम लोग करते हैं, उसका एक मेथडोलॉजी आपको बताई है कि किस मेथड से हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि यहाँ मेरे पास एक टर्म, हम लोग यहाँ पर अगर टर्म्स देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास कितनी टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स होती है, क्योंकि 2 प्लस के साइन आ रहे हैं। तो ये वाली मेरी सेकेंड हो गई और ये वाला मेरे पास क्या हो गया, थर्ड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई थर्ड टर्म में कर देते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, 10। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाता है, 10x स्क्वायर आ जाता है, ओके। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो 10 होता है उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा 1, ओके। तो हम लोग 1 को भी यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे एक इसका पेयर बना देते हैं और एक दो का, इन दो का पेयर बना देते हैं। तो एक अकेला, क्योंकि पेयर बना के ही हम लोग चीज़ें निकाल सकते हैं। तो सिंपल ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 10 हो गया, इस 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना कि इन दोनों का सम, या तो क्या सम, और या फिर इनका क्या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि 2 माइनस 5 या 2 प्लस 5,
तो ये इक्वल होना चाहिए मिडिल टर्म के, ठीक है। तो यहाँ मिडिल टर्म कितनी दे रखी 7x, तो 2 + 5 करूँगा तो 7 मिल जाएगा, पर 2 - 5 करूँगा तो 7 नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सम ही यूज़ करूँगा। तो यानी कि अब ये जो मेरे पास 10x² था ये क्या हो जाएगा, एक मेरा 5x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 2x। दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। ओके, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो वो मिडिल टर्म से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर मिल गए, एक मेरा 2x और एक मेरा 5x। तो हम लोग यहाँ पर 7 को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किससे, ओके चलो। तो हम लोग 7 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, तो हमारे पास x² एज इट इज़ प्लस, मैं दिखा देता हूँ कि 7 को मैंने क्या लिखा है 5x + 2x, ओके, और प्लस आपका 10, डन। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या कर लेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे। तो दो में से इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो x कॉमन आ जाएगा, मेरे पास x + 5 बचेगा। ऐसे ही इधर प्लस का साइन लगा देंगे, इधर से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो इधर मेरे पास x + 5 बचेगा। अब जो सेम सेम नंबर दिख रहे होते हैं ब्रैकेट में, उसको एक ही ब्रैकेट मान लेते हैं हम कि ये सिर्फ x + 5 का ब्रैकेट है, और ये जो ब्रैकेट के बाहर x बचा हुआ था और 2 बचा था, इनको हम अंदर ऐसे लिख देते हैं कि x बचा था और प्लस का 2। तो ये मेरे क्या कहलाते हैं, यहाँ तक हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा था एज ए फैक्टर, ठीक है। जब वो कहता था कि फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, तो हम उसको ऐसे फैक्टर करते थे। जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, बस हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, x + 5 = 0 रख देंगे तो ये 0 फाइंड करा देगा, और ऐसे ही x + 2 = भी क्या रख देंगे 0। तो x = आपका -5 आ जाएगा, और x = ही आपका क्या आ जाएगा -2, यानी कि यहाँ वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू -2। बट अब मैंने बोला था कि हम लोग 10th क्लास में x की वैल्यू नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं जीरोस। तो इसीलिए ये वाली जो हमारी x की वैल्यू होगी इसको हम लोग बोल देंगे अल्फ़ा। तो अल्फ़ा = -5 आ जाएगा, और इधर इस वाले को बोल देंगे बीटा, और ये कितना आ जाएगा -2। ओके, तो यहाँ तक आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फाइंड द जीरोज़। तो अगर आपसे जीरोज़ फाइंड आउट कराने के लिए बोले तो आपको यहाँ पर इतना करके दिखाना है कि ये मेरे पास क्या हो गया, फाइंड द जीरोज़ हो गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वो आपसे कहता है कि क्या करो, रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा बीटा और कोफिशेंट के बारे में। तो मैंने बताया था कि कोफिशेंट के बारे में हम लोग अल्फ़ा जीरोज़ कैसे यूज़ करते हैं। तो एक मेरा होता है अल्फ़ा + बीटा, और अल्फ़ा + बीटा मैंने क्या बोला था, -b/a बोला था। ओके, तो मेरे पास अब हमको क्या करना है कि अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमें दे रखी है x² + 7x + 10, ठीक है, इसके इक्वल 0 रख देंगे। और ऐसे ही हमको अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने अभी ऊपर बताई थी क्या होती है कि ax² + bx + c, ठीक है, = 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पर जहाँ पर x के पास कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 मान लेते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a की जगह तो कितना मिलेगा 1, b की जगह मुझे कितना मिलेगा 7, और c की जगह मुझे कितना मिलेगा 10, ठीक है। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि मुझे क्या मिल गया, a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू 7 मिल गई, और c की वैल्यू 10 मिल गई। ओके, तो अब मैं रिलेशनशिप प्रूव कर सकता हूँ कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ओके, तो अल्फ़ा मेरा कितना था -5, ऐसे ही प्लस करूँगा मैं किसको, -2 को, ऐसे ही माइनस साइन में ही है, b आपका कितना है 7, और a आपका कितना है 1। तो यहाँ पे आप देखोगे -5, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 से किसी को भी डिवाइड करो तो सेम ही आता है, तो ऊपर -7 ही रह गया। अब यहाँ देखो 5 - 2 कितना हो गया, ये भी -7 = -7।
ओके, तो ये रिलेशनशिप हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे क्या कि हमारा ये क्या था, LHS, और ये हमारा क्या था, RHS। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे बता देंगे कि हमारा LHS इज इक्वल टू है RHS और हैंस प्रूव्ड। ओके, ऐसे ही दूसरा हमारे पास क्या हो गया, बात करें किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना हो गया, अभी हमने देखा -5 इंटू बीटा हमारे पास कितना हो गया, -2 इज इक्वल टू C मेरे पास कितना हो गया, C की वैल्यू इधर देख लो कितनी है 10, और A की वैल्यू हमारी कितनी है 1। तो सीधा क्या हो गया, माइनस से माइनस प्लस का हो जाएगा, और 5 2 जा 10, और इधर भी कितना आ जाएगा 10। तो इधर भी मेरा LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। तो ये भी मेरा क्या हो गया, प्रूफ। ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा, थर्ड स्टेप आपका ये रहेगा। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो एक ये क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे वो बता देता हूँ मैं आपको, कि आपके पास x² - 3 है। ठीक है, तो इस टाइप के में जीरोज़ निकालना बहुत इजी होता है। इक्वल टू 0 रख दो, और आप x² इज इक्वल टू क्या रख दोगे, 3, क्योंकि ये 3 माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब ये जब x² को इधर लेके जाओगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। ठीक है, और x² जब अंडर रूट में चेंज हो जाएगा तो हमेशा रूट में कोई भी नंबर मतलब आप लेके जाते हो तो प्लस माइनस का होता है। तो आपकी x की वैल्यू एक क्या आ जाएगी, +√3, और एक x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -√3। ठीक है, तो एक वो आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा√3, और एक आपका बीटा हो जाएगा क्या, -√3। ठीक है, तो दो जीरोज़ मिल गई। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a। तो सम ऑफ जीरोज़ हमारी क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको कंपेयर करोगे अगर आप, मैं इधर करके बता देता हूँ कि मेरे पास क्या है, ये है x² - 3 इज इक्वल टू 0। मेरी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे तो 1 है, मैंने बताया था, जहाँ पे x² के सामने कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 मानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो a की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ bx है ही नहीं, बस ये है नंबर दे रखा, तो नंबर हमेशा c से कंपेयर होता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ a की वैल्यू 1 हो गई, b दे नहीं रखा है तो b की वैल्यू 0 हो गई, और c आपका कितना दे रखा है, -3, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस का साइन होता है, तो इसलिए c यहाँ पे जो सा उसने दे रखा है वैसा ही यूज़ होगा, तो -3। ओके, तो सिंपल यहाँ पे जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो अल्फ़ा मेरे पास कितना हो गया, √3, इंटू बीटा मेरे पास कितना हो गया, सॉरी हम लोगों को तो सम निकालना है पहले। तो अगर हम लोग सम की बात करें तो सम में मेरे पास क्या हो गया, ओके, तो सम में मेरे पास एक अल्फ़ा कितना है, √3, और दूसरा कितना है, -√3 इज इक्वल टू -b मेरे पास कितना है, 0, और a कितना है, 1। तो √3 में से √3 माइनस करूँगा 0, और 1 से डिवाइड करूँगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो मेरा क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू हो जाएगा RHS के। ओके, चलिए, ऐसे ही अगर हमसे प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में भी हम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा मेरा √3 प्लस का, बीटा मेरे पास माइनस का। ठीक है, बीटा मेरे पास कैसा है, माइनस का। तो ये हो गया मेरे पास माइनस कितना, -√3, अरे क्या हो गया, ठीक है, तो -√3 इज इक्वल टू कितना हो गया, C/A। C मेरे पास कितना है, 3, और A मेरे पास कितना है, 1।
तो √3 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -3, और इधर भी आपको कितना मिल जाएगा -3। तो इधर भी RHS LHS आपका इक्वल हो गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कैसे मुझे सोल्व करना है। इसी टाइप से आपको सोल्व करना है और इसी टाइप से आप करोगे तो आपको मार्क्स भी कंप्लीट मिलेंगे, तो ध्यान रखना। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अपने सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसने दे रखा है फाइंड द जीरोस, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जीरोस करनी है जो पहला क्वेश्चन मैंने दिखाया, और फिर वेरीफाई करना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a शो करना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a शो करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करना है, इसके फैक्टर या जीरोज़ निकाल लेनी है, और फिर उन जीरोज़ का ये रिलेशन आपको दिखा देना है। ओके, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये है, इधर बस s लगा दिया है, आप इसको ऐसे मान के चल सकते हो x² - 4x + 1। तो सोल्व वैसे ही करना है, कभी भी वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे सोल्व नहीं होंगे तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, वापस से मैं इन क्वेश्चन को सोल्व कर कर इनकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये भी है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमको क्या करना है, पहले आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे देखो उसने ये वाला बाद में लिख रखा है, तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे, x², फिर -7x, फिर -3। तो इस टाइप की फॉर्म में जब लिखेंगे तब वो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ध्यान रखना। तो ये ज़रूरी है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला मैंने अभी आपको समझाया ही है, फिर भी मैं इसको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास क्या है, 4u² + 8u, ठीक है। तो इसके फैक्टर करने के लिए आप इसमें से 4 क्या ले लो, कॉमन, 4u कॉमन ले लो, ठीक है। और इधर क्या बचेगा आपके पास u, और इधर क्या बचेगा 2, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल टू किसके रख दो, 0 के। तो 4u = 0, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, u + 2 = 0। तो यहाँ पर आपके पास u = कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 4 उधर जाके 0 ही हो जाएगा, और इधर u उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2, 2 इधर प्लस का था उधर चला जाएगा तो माइनस का वो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, 0, और बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, -2। तो ऐसे तो जीरोज़ निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में। फिर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज़ -b/a होता है। तो इस वाले को कंपेयर करके देखो, अगर मैं कंपेयर कराऊँ तो मैंने अभी बोला भी था कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होता है। तो 4u² + 8u = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। अब देखो a की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, 4, बी की जगह इधर क्या लिखा है, 8, सी की जगह इधर कुछ नहीं है। तो मैंने बोला था जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम लोग क्या मान लेते हैं, 0। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, a = 4, b = 8, c = 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखें तो मेरे पास 0 + -2 बीटा = -b की वैल्यू कितनी है, 8, और a की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। तो 0 और -2 होता है, और इसे 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा, तो ये -2 हो गया। ओके, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की तो c/a होता है। तो मेरे पास 0 × -2 = c, 0 ही है, और a कितना है, 4। तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं 0 ही आता है, और अगर 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तब भी 0 ही आता है। तो ऐसे इसको वेरीफाई करना था कि ये इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। समझ आया, गुड। ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखना, लाइक इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था ऊपर की साइड, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेम ऐसा ही है, वहाँ पर उसने t ले रखा है और 7 ले रखा है, यहाँ पे मैंने x² 3 ले रखा है। तो बस आपको सेम इसी तरीके से वो क्वेश्चन सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके,
तो उसकी जीरोज़ आपको ऐसे ही निकालनी है। सॉरी मैं 7 बोला था, ये 15 दे रखा है। तो आपको टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिखा देना है 15, और टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √15, वो भी प्लस माइनस का। तो एक टी की वैल्यू आपकी √15 आ जाएगी, और एक टी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -√15। इसको ट्राई करें, आगे नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। वापस से इस सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की मैं एक सॉल्यूशन की वीडियो बना दूँगा, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया जो आपको बताई है। तो इसको मिडिल टर्म से पहले स्प्लिट करके इसकी जीरोज़ निकाल लो, फिर उसका रिलेशन दिखा दो, सम ऑफ जीरोज़ कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना होगा। चलिए, अब जीरोज़ के ऊपर हमारे पास क्या आता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है पॉलिनोमियल्स की, जिसमें अल्फ़ा बीटा के टर्म में दिखाया जाता है। तो इस टाइप की इक्वेशन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं एक के कांस्टेंट, कुछ भी, ये के बताऊँगा भी क्या होता है, और यहाँ पर हम इक्वेशन लिख देते हैं ax² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज़, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाती है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा के, ठीक है। तो यानी कि के एक नंबर हो जाता है जिसको हम अपनी मर्ज़ी से मान लेते हैं, x² माइनस आपका क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है, और इक्वल टू किसके, 0 के। तो ये आपकी क्या होती है स्टैंडर्ड। तो बस आपको रखना ये वाला याद है, ठीक है, क्योंकि यही आपको यूज़ करना है। बस ये तो मैंने बता दिया कि सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। वो आपको दे देगा कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होती है, और आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो जैसे क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज में ही एनसीईआरटी की 2.2 में पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट। मतलब ये वाला जो उसने दे रखा है, ये दे रखा है सम ऑफ जीरोज़, और ये जो ये वाला है ये क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है। तो उसने तीन चीज़ें, मतलब दो चीज़ें हमें बता दी कि सम ऑफ जीरोज़ 1/4 है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा उसने दे दिया कितना 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे दिया -1, ठीक है। और क्या पूछा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी मैंने बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे आपको के ऐसे एज इट इज़ ही रखना है, x² आपका सेम एज इट इज़ रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रख दोगे, जो उसने दे रखा हमको 1/4, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह मेरा क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे तो x² माइनस 1/4, इधर x होता है, ठीक है, x, और ये क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके नीचे आपका कुछ फ्रैक्शन नहीं था, जो जिसके नीचे नहीं होता वो 1 होता है। तो इन सब का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 4x² माइनस x, 1 लिखा नहीं करते तो ओनली x ही रहेगा, और ये आ जाएगा -4, ओके। तो ये कुछ इस टाइप से बन गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो आपके पास ये नीचे नंबर आ रहा है ना, वही आपका इधर k की वैल्यू होगी। तो हम लिख देंगे इफ़ k इज इक्वल टू कितना हो 4, देन मुझे क्या मिलेगा 4x² माइनस x माइनस 4/4 इज इक्वल टू 0। तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। तो आपको ऐसे ये आप शो करके दिखाना है, समझ आया।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल जब आपसे पूछे तो आपको इस टाइप से शो करके दिखाना है, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। डन। ठीक है, तो सेम ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, वापस से आपको अपनी साइड से ही क्या करना है, ट्राई करना है। ये सम ऑफ जीरोस दे रखा है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। ओके, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हों तो आप बताइएगा। ठीक है, मैं वापस से ये सारी चीज़ें क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा सारे एनसीईआरटी के 1 बाय 1 क्वेश्चन, या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये इनिशिएटिव पहुंच सके। थैंक यू सो मच।